हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अनया, रिया और प्रिया निकल जाते हैं आकृति के घर से और अपने घर जाते हैं। अपने घर जाने के बाद जो है, प्रिया अनया से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन अनया किसी से कोई बात नहीं करती। चुपचाप जो है अपने कमरे में चली जाती है, जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। बंद करने के बाद वो सीधे बालकनी में जाती है और जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। उसके हाथों में उसी की बनी हुई स्केच थी। हाँ, जब रूही ने अनया के हाथों से स्केच लिया था तो उसे कहीं रखी नहीं थी, जस्ट वहीं सोफे पे रख दिया था। जब आते वक्त अनया की नज़र पड़ी तो सबसे नज़रें बचाकर वो स्केच जो है उठा लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो स्केच को बड़े ही गौर से देख रही थी और खुद से ही कहती है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में आकृति? क्या करूं मैं? क्या जो मैं चाहती हूँ क्या तुम भी वही चाहती हो? अगर तुम वो चाहती हो तो ये शादी? सवाल बहुत है, क्या करूं, किससे पूछूं? तुम तो बात भी नहीं करती। कहने को तो हमारी ये तीसरी मुलाकात थी, लेकिन तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। मैंने तो अभी तक तुम्हारी आवाज़ तक नहीं सुनी। क्या करूं मैं? वो खुद से ही बातें कर रही थी। अनया उस स्केच को, अपनी आंखों को, अपने चेहरे को देखती है। उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहती है, वैसे तुमने मुझे पेपर में उतारा तो है अच्छे से, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह गई है। कोई बात नहीं, इसे मैं पूरा कर देती हूँ। वो स्टडी टेबल पे जाती है, वहाँ जाकर और पेंसिल लेती है और रेज़र लेती है और कुछ करने लगती है। उसको ठीक करने के बाद और वहीं जस्ट साइड में अनाया का भी चेहरा बना देती है। दोनों एक साथ बनाने के बाद लगभग इसको करने में 1 घंटे से ज़्यादा लग गए थे। उसके बाद जब दोनों को देखती है ना तो कहती है, परफेक्ट अब लग रही है ना। आकृति के चेहरे पर लिख देती है, चेहरे के मतलब साइड में आकृति। अनया आकृति दोनों नाम को एक साथ बुलाती है और कहती है, कितना अच्छा लग रहा है दोनों का नाम एक साथ। काश कि हम दोनों साथ रह पाते इस नाम की तरह। आकृति उस स्केच को वहीं टेबल पे रखती है। उसके बाद जो है फिर से बालकनी साइड जाती है। आकृति की बालकनी की तरफ देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, बालकनी बंद थी। ये अनया को ऐसा लगता है, लेकिन विंडो के साइड से थोड़े से पर्दे हटाकर आकृति बस अनया को ही देखे जा रही थी। ये चीज़ अनया को नज़र नहीं आती क्योंकि आकृति की बालकनी की लाइट बंद थी और वहाँ पे अंधेरा होने के कारण अनया कुछ नहीं देख पाती। तभी अनया का जो है फ़ोन रिंग करना स्टार्ट करता है। वो मोबाइल देखती है तो उस पर मम्मी का नाम सो रहा था। मम्मी वो कॉल रिसीव करती है और कहती है, हाँ मम्मी आप लोग आ गए? हाँ बेटा हम लोग आ गए। कहाँ हो मम्मी, आप लोग कहाँ पर हो? तो उसकी माँ बताती है कि हम लोग एयरपोर्ट पे हैं। तो अनया कहती है, मम्मी हम आ रहे हैं। तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं बेटा आप एड्रेस भेज दो, हम आ रहे हैं। अनया कहती है, कोई बात नहीं मम्मी हम आ रहे हैं ना। उसकी मम्मी डांटती हुई कहती हैं, बेटा रात बहुत हो गई है, आप लोग इंतज़ार करो, हम जस्ट अभी आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं कहती, चुपचाप जो है एड्रेस सेंड कर देती है अपनी माँ के नंबर पे और मोबाइल अपनी जेब में डालती है। एक बार फिर से बालकनी की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कहाँ से कोई नज़र आता? बालकनी भी बंद, लाइट भी बंद। विंडो से अनया पर्दे हटाकर देख रही थी, आकृति देख रही थी अनया को, लेकिन ये चीज़ अनया नहीं देख पाती। अनया उदास होकर चली जाती है और बालकनी का गेट बंद कर देती है। उसके बाद जो है आकृति विंडो से हटती है और अपने बेड के पास जाती है और बैठते हुए अपने सीने पे हाथ रख लेती है। हालांकि कहती कुछ नहीं, अब मन में क्या बात करती है वो तो आकृति ही जाने। आकृति के दिमाग में कुछ आता है और वो इधर उधर ढूंढने लगती है। अपने स्टडी टेबल के पास जाती है, वहाँ पे बुक्स वगैरह सब कुछ हटा कर देखती है, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर
आती है बेड के पास, पिलो वगैरह हटाकर देखती है तो वहाँ पे सिर्फ उसकी नया की हैंकी के अलावा कुछ नहीं था। वो परेशान हो जाती है और कहती है स्केच कहाँ गया वो तस्वीर। वो क्या करती है, वो रूही के कमरे में जाती है। रूही अभी सोई नहीं थी, स्टडी कर रही थी। तो रूही से पूछती है, रूही हाँ 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 दी क्या हुआ, वो स्केच कहाँ है, कौन सी स्केच। रूही वो तो मैंने वो आए थे ना, जिनकी स्केच थी मैंने उन्हें दे दी। क्या तुमने दे दी, तुम्हें पूछना चाहिए था ना मुझसे। दी उनकी थी तो मैंने उन्हें दे दी, पूछना क्या है। रूही अपनी बहन पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कर क्या सकती थी। वो चुपचाप जो है और रूही को घूरते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जाकर वो अपने बेड पे बैठ जाती है और उस हैंकी को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों मेरी रातों की नींद, मेरी आँखों में तुम्हारा चेहरा। क्या चाहते हो तुम। इसी तरह करके वो खुद से ही बातें कर रही थी। हालांकि आकृति अच्छे से जानती थी वो लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उसका दिल मानता ही नहीं है। उसकी आंखें उसको देखने के लिए तरसती और उसका दिल बस यही चाहता कि काश कि वो थोड़ी देर और उसके पास रहती, उसको देखती, बस यही सब सोचती। बालकनी में जब उसने उसको देखा, उसका उदास चेहरा देखकर उसका मन तो किया था कि वो जाए बालकनी में, लेकिन वो नहीं जाती। अपने दिल में उठ रहे भावनाओं को आकृति बहुत अच्छे से दबा रही थी, बहुत अच्छे से। वो कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे पहली नज़र में किसी को इस हद तक कोई कैसे चाह सकता है कि उसके लिए दिन रात की नींद, दिल का चैन, आंखों का सुकून सब चोरी हो जाए। कैसे पॉसिबल है। लेकिन प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो सच्ची वाली होती है ना, जो सच में किसी को रियल वाली प्यार हो जाती है, तो उसके लिए नामुमकिन भी नहीं होता है। पहली नज़र में ये सारी चीज़ें होना मुमकिन भी है और नामुमकिन भी। हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, जिसने सच्चा प्यार किया होगा ना, वो समझ सकता है इस चीज़ को। आकृति बेड पर लेट जाती है। उधर अनाया के फैमिली आने वाले थे, तो वो अभी जगी हुई थी। वो जाती है हॉल में, देखती है कि रिया बैठी थी लेकिन प्रिया नहीं थी। रिया के पास जाती है और कहती है, प्रिया कहाँ है। तो रिया बताती है कि वो अपने कमरे में जा चुकी है। तो रिया कहती है, वैसे आपके फैमिली आ रहे हैं ना। अनाया उसको देखती हुई थी, तुम्हें कैसे मालूम। आप भूल रहे हो मैं कौन हूँ। मैं आपकी कोई फैमिली मेम्बर नहीं, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और मुझे सारी जानकारी रहती है। अनाया जो है उसको डांटते हुए कहती है, रिया प्लीज़, ये आप क्या लगा रखा है। तुम मुझसे छोटी नहीं हो, मुझसे बड़ी हो, तुम बोल सकती हो। और पहली बात, तुम भले ही फैमिली मेम्बर नहीं हो लेकिन मेरी दोस्त हो और हम कहीं ना कहीं बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो प्लीज़ ये बॉडीगार्ड गिरी जो है ना, उस टाइम पे दिखाना जब इसकी ज़रूरत हो। अभी हम दोस्त बन के रह सकते हैं। रिया कहती है, ओके ओके ओके, तो कब तक आने वाले हैं। अनाया कहती है, बस आने वाले होंगे, अभी मम्मी का फ़ोन आया था, वो लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट से। ओके चलो ठीक है फिर। हाँ, तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम, हाँ सर्वेंट को बोलना पड़ेगा। वहाँ पे रिया किसी को आवाज़ लगाती है तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग लड़ी आती है, मिडिल एज में थोड़ी सी ज़्यादा थी, मिडिल एज से। तो वहाँ पे आती हैं और आती हैं तो कहती है, जी बेबी। अनाया कहती है, आंटी आप एक काम कीजिए ना, मेरे दादाजी, दादी माँ और माँ आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए। तो आंटी कहती हैं, बेटा आप ही बता दीजिए क्या बनाना है। तो अनाया कहती है, आंटी अभी तो बहुत रात हो गई है, 10 बजने के, आप एक काम कीजिए ना, बना दीजिए कुछ भी हल्का फुल्का। आंटी कहती है, ठीक है बेटा। वो चली जाती हैं किचन में। वो
करीबन आधे घंटे बाद गाड़ी आकर दरवाजे पे रुकती है। अनया जाती है, दरवाज़ा खोलती है और अपनी दादी माँ दादाजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो जाती है, जाकर सबसे पहले अपने दादू के गले लगती है और कहती है, दादाजी आप ठीक हो? हाँ बेटा हम ठीक हैं। हाँ फाइनली आप लोग आ गए। आपको पता है मेरा भी मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो दादाजी कहते हैं, झूठ ना बोलो बेटा, आप तो फ़ोन भी नहीं करते थे। ऐसी बात नहीं है दादाजी, हम तो फ़ोन करते थे, बात होता था दादी माँ मम्मी से। हाँ तो आप अपने दादी माँ मम्मी से बात करते थे ना, हमसे तो नहीं। दादाजी चलिए अंदर चलते हैं। दादी माँ जो है कहती हैं, बेटा अब बाहर आ ही गए हो तो हमसे भी मिल लिया करो, क्या हम नहीं दिख रहे हैं? अनाया हंसते हुए जाती है, दादी माँ को गले लगाते हुए कहती है, दादी माँ कैसी बातें कर रहे हो आप तो सबसे स्पेशल हो मेरे लिए। आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना सारा प्यार करती हूँ। तो दादी माँ कहती है, हाँ कर लो, बहाने कर लो, मुझसे प्यार करते हो लेकिन जाकर गले मिलते हो अपने दादाजी से सबसे पहले। हाँ तो दादी माँ कहती है, अनाया कहती है, दादी माँ आप शायद भूल रहे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दादाजी आपसे शादी करके आपको लेकर आए थे तो सबसे पहले उनका हक बनता है ना। तो दादी माँ कहती है, अच्छा बच्चू आप भूल रहे हो, तुम्हारे पापा को मैंने जन्म दिया है और फिर तुम अपनी माँ से, तो तुम्हें मुझे गले लगाना चाहिए। तो अनाया कहती है, अरे दादी माँ चलिए कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी और आपको ही सबसे पहले गले लगाऊंगी, ठीक है। वो अपनी दादी माँ को छोड़ती है, फिर अपनी माँ के गले लगती है और कहती है, कैसी हो आप? उसकी माँ उसके सिर पे हाथ फेरती है और कहती है, ठीक है बेटा आप ठीक हो? हाँ माँ चलिए अंदर चलते हैं। सभी अंदर जाते हैं, जाकर बैठते हैं। सर्वेंट जो थे आते हैं, आकर उन्हें पानी वगैरह देते हैं। उसके बाद जो है दादी माँ के कमरे नीचे ही थे, दादी माँ के कमरे नीचे दे दिए गए थे और वहाँ पे सब भी अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ अनाया ऑलरेडी पहले ही करवा दी थी। जब उन्हें पता चला था कि उसके पेरेंट्स आने वाले हैं तो करवा चुकी थी। वहाँ जाते हैं, फ्रेश वगैरह होकर आते हैं, उसके बाद जो है साथ में बैठकर सभी डिनर करते हैं। हालांकि रिया प्रिया और अनाया तो पहले ही खा चुके थे, लेकिन अपने पापा तो नहीं है, मम्मी दादी बाबा के साथ बैठकर थोड़ी बहुत खा लेती है, बस अपने पेरेंट्स के साथ बैठने की वजह से। प्रिया तो सो चुकी थी, उसको पता भी नहीं था कि उसके अनाया के पेरेंट्स आ चुके हैं। उसके बाद जो है डिनर वगैरह हो जाती है, तब जाकर अनाया कहती है, दादी माँ आप लोग जाइए आराम कीजिए, हम लोग सुबह बात करेंगे, रात काफ़ी हो गई है, आप लोग भी थक चुके होंगे। तो दादी माँ कहती है, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। तो अनाया उनको हाथ पकड़ती है, उन्हें कमरे की तरफ ले जाते हुए कहती है, दादी माँ हम बात करेंगे ना, हम कल बात करेंगे, आप जाइए जाकर आराम कीजिए। ऐसे ही होता है, सभी अपने कमरे में जाते हैं, जाकर आराम करने लगते हैं। अनाया भी अपने कमरे में जाती है, जाकर बेड पर लेट जाती है और आकृति को याद करते हुए सो जाती है। अगली सुबह होती है, घर में चहल पहल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अनाया की माँ आई थी तो जाहिर सी बात है अपने हाथों से बने हुए खाना तो अपनी बेटी को खिलाएंगी ना कि सर्वेंट के हाथों से। अनाया जब से होश संभाला था अपनी माँ के हाथों का बनाई है खाना खाया था। सर्वेंट थे, सब कुछ थे, लेकिन हमेशा उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती थी। दादी माँ कभी कभी, लेकिन दादी माँ जब बनाती थी ना तो अपने हाथ से खिलाती थी। मतलब होता नहीं है 10 दिन पे बनाओ या 15 दिन पे बनाओ, एक बार ही बनाओ, लेकिन अपनी पोती को, अपनी लाडली पोती को अपने हाथों से खिलाओ, सारा प्यार लुटाओ एक ही दिन में। अनाया की माँ किचन में नाश्ता बना रही थी अपनी बेटी के लिए। अनाया भी उठ चुकी थी, सुबह के करीबन 7 बज रहे थे और दादी माँ भी उठ चुकी थी। दादी माँ तो हमेशा की तरह अपना उठती हैं, थोड़ी बहुत योगा वगैरह करने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद जो है सोफे पे बैठकर मस्त चाय पी रही थी। दादाजी भी वहीं पर थे, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वही चलो आ जाओ बैठो, मुझे बात करनी है। अनाया दादी माँ को देखती है और उनकी वो एक्साइटमेंट, उनके वो चेहरे को देखकर समझ जाती है वो किस बारे में बात करना चाहती है। और वो जाती है और जाकर बैठती है दादी माँ के पास और कहती है, दादी माँ क्या हो गया आपको, नाश्ता वगैरह किया आपने? अरे बेटा तुम्हारी माँ अभी नाश्ता बना रही है, मैंने चाय पी ली है, अब चलो और बताओ ना क्या हुआ, मिली नहीं मिली, मेरी होने वाली बहू कैसी है, थोड़ा फ़ोटो वगैरह है तो दिखाओ ना। अनाया कहती है, आपकी होने वाली बहू, और ये कब हुआ? आपको पता है ना दादी माँ, उसकी शादी हो रही है।
आपको पता है आज से 14 दिन बाद उसकी शादी है। आज 30 हो गया। अच्छा 9 से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इतना सबको जान लिया तुमने? हाँ दादी माँ, कल हम लोग उसके घर गए थे। अच्छा बेटा, घर पे भी चले गए? तब जाकर अनया सारी बातें बताती है कि कैसे उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनको लेकर वहाँ गई, तब जाकर पता चला कि ये उसी के पापा हैं और उस लड़की का नाम आकृति है, ये भी बताती है। तो जब आकृति बताती है ना तो दादी माँ कहती है अरे वाह आकृति, अनया आकृति, नाम तो बहुत अच्छा है दोनों का। अनया कहती है दादी माँ प्लीज़। जो है उसके बाद किचन से उसकी माँ बाहर आती है और कहती है हाँ हाँ तो दादी पोती की चालू हो गई? चलो अब हो गई तो चलो, 8 बजने वाले हैं और साथ में नाश्ता करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है? सभी लोग जाते हैं, जाकर बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर, नाश्ता करते हैं साथ में। नाश्ता करने के बाद जो बातें शुरू होती हैं वो, अब माँ की इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। हाँ तो बेटा बताओ लड़की का क्या नाम है? तो लड़की का नाम बताया जाता है आकृति। कहाँ रहती है? तो अब तक प्रिया आ चुकी थी। प्रिया जब देखती है कि सब लोग आ गए हैं ना तो जाकर पैर वगैरह छूती है, कहती है आप लोग आ गए? आप लोग ने मुझे जगाया नहीं, मैं सोती रहेगी। तो उसको समझाती है उसकी माँ, कहती है कोई बात नहीं बेटा चलो आ जाओ। बैठकर वो भी नाश्ता कर लेती है, उसके बाद बातें होती हैं। तो जाकर प्रिया बताती है अरे आंटी आपको पता नहीं आपकी होने वाली बहू ये जस्ट सामने वाले घर में रहती है। क्या सच्ची? हाँ। उसके बाद उसके माता पिता के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद उसके फैमिली में कौन कौन है ये पूछा जाता है, सब कुछ बताती है प्रिया। अनया तो चुप हो चुकी थी, अब वो क्या ही बोले, सारी चीज़ें तो प्रिया ऑलरेडी बता रही है सब कुछ। और उसके बाद जो है प्रिया अपना मोबाइल निकालती है और आकृति का जो है फ़ोटो दिखाती है। कल जब वो लोग गए थे ना तो मौका देखकर चुपके से उसने आकृति का फ़ोटो खींच लिया था। जब अनया की माँ आकृति की फ़ोटो देखती है तो कहती है वाह ये तो बहुत खूबसूरत है। अनया देखती है क्या देख रही है माँ, तो जाती है पास में देखती है तो वो फ़ोटो देखती है और फिर वो प्रिया को घूरने लगती है और कहती है तुमने ये कब ली? हाँ मैंने, जब तुम बिज़ी थी उसको निहारने में तो मैंने ले ली। अनया क्या बोलती, वो अपनी नज़रें फेर लेती है और जाकर फिर अपनी जगह पे बैठ जाती है। उसके दादाजी को भी दिखाए जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक तो है। अनया कुछ करो, और नहीं हो रहा है तो बोलो ना, हम करते हैं ना। अनया कहती है नहीं दादाजी जो हो रहा है सो होने दीजिए, अगर मेरे भाग्य में होगी तो मुझे मिल ही जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी जो है रिया के फ़ोन पर कुछ मैसेज आते हैं, वो अपना मोबाइल देखती है और देखने के बाद वो अनया की तरफ वो मोबाइल बढ़ा देती है जिसमें आकृति की पियोन्सी के सारे डिटेल्स थे, सब कुछ। अनया जैसे जैसे आगे पढ़ती है ना उसकी आंखें बड़ी होती जाती है। ये सब ये क्या है? जब वो लड़का किसी और से प्यार करता है तो ये आकृति से शादी? जब ये सुनती है ना उसकी दादी माँ तो कहती है क्या? हाँ दादी माँ देखिए आप। दादी माँ को देती है, दादी माँ भी देखती हैं तो उनको तो गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? तब जाकर ये बताती है और आगे भी है, उसे भी तो पढ़ो। अनया आगे पढ़ती है तो देखती है कि हाँ आगे उसको फोर्स किया जा रहा है, वो लड़की को फोर्स किया जा रहा है वो शादी करने के लिए। और ये भी लिखा हुआ है कि आकृति सब जानती है, क्योंकि जब उन लोगों ने उस बारे में पता किया था ना तो आकृति और अपने पियोन्सी के साथ जब मिली थी तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो बातें सुन लिए थे और पता करते करते लोग वो रेस्टोरेंट तक भी पहुँच चुके थे। तो वहाँ जाने के बाद उन्हें और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। जब वो उस राजेश से मिलते हैं, जाते हैं उनसे मिलने के लिए भी, मौका देखकर जब राजेश घर से निकला था किसी काम से तो उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पे सारी जानकारी निकलवा लेते हैं। हालांकि ये नहीं बताते हैं कि वो किस लिए सारी जानकारी ले रहे हैं, बस सब कुछ, और वो डर के मारे सारी चीज़ बक देता है। और वो ये भी बताता है कि वो भाग जाएगा, जैसे आज मौका देखकर निकला है ना वैसे वो फिर से भाग जाएगा और कहीं ना कहीं वो भागने की तैयारी भी कर रहा था। ये सारी चीज़ें रिया उन्हें बताती है क्योंकि उसको ये सारी जानकारी जो है रात को ही मिल चुकी थी, बस उसे एक प्रूफ चाहिए था जो वो अनाया को दिखा सके, क्योंकि मुंह से बोली गई बातें कभी कभी गलत भी होती हैं। अगर प्रूफ दिखा दिया जाए तो लोग उसे कंफर्म समझ जाते हैं कि हाँ ये सच है, और ऐसा ही होता है। अनाया तब जाकर जो है
कुछ सोच में डूब जाती है। अनाया की माँ कहती है तो ये सच्चाई तो इन्हें अब आकृति के घर वालों को बता देना चाहिए। तो रिया बताती है आंटी अब कोई फ़ायदा है, इनविटेशन छप चुके हैं और कहीं कहीं भेज दिए गए। उसके पापा कल ही गए हुए थे कुछ रिश्तेदारों में इनविटेशन कार्ड बांटने। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आकृति के पेरेंट्स को किसी को कुछ भी खबर नहीं थी कि उनकी बेटी की लाइफ में क्या चल रही है और क्या होने वाली है, लेकिन अनाया यहीं पे बैठे बैठे सारी जानकारी निकलवा चुकी थी। दरवाजे की डोरबेल बजती है। एक सर्वेंट जाके दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कौन खड़ा था पता है? रूही खड़ी थी और उसके मम्मी जो है वो लोग अंदर आते हैं। आते ही देखती है अनाया कि ये कौन है, तो वो जाती है, जाकर आकृति की मम्मी के पैर छूती है और कहती है आंटी आप यहाँ पे? हाँ बेटा हम बस आए थे। तभी उनकी नज़र जो है बाकी की फैमिली मेम्बर्स पे पड़ती है, तो वो कहती है बेटा ये लोग, तो अनाया कहती है आंटी ये मेरे फैमिली वाले हैं, मेरी माँ, दादाजी, दादी माँ। लेकिन बेटा तुमने तो बोला था कि अकेले रहते हो। हाँ वो कल रात को ही है। अच्छा मुझसे मिलने? अच्छा ठीक है। तभी जो है दादी माँ कहती है अरे बेटा आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो, आ जाओ। जाती है आकृति की मम्मी, जाती है जाकर वहीं पे सोफे पर एक जगह बैठ जाती है। सर्वेंट से इशारा किया जाता है चाय वगैरह लाने के लिए, तो सर्वेंट चले जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें होती हैं। आकृति की मम्मी कहती है माफ़ कीजिएगा बिना बताए मैं आ गई, ये हमारी बेटी की शादी की कार्ड है और अनाया बेटा ने बताया ही होगा कि सामने वाले घर में हम रहते हैं। हाँ हमें बताया, अभी तो बात हो रही थी आप ही की फैमिली के बारे में बात हो रही थी। अच्छा हमारे बारे में? हाँ तो ये अगर आप लोग रहेंगे कुछ दिन तो अच्छी बात है, आप लोग शादी में आइएगा। तो दादाजी कहते हैं हाँ बिल्कुल हम लोग अभी हैं कुछ दिन, शादी में हम आएंगे। अनाया अपने दादाजी को देखती है, दादी माँ भी दादाजी को देखती है। दादाजी कुछ इशारा करते हैं। तभी जो है अनाया की माँ कहती है बहन जी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम कुछ पूछ सकते हैं? तो आकृति की माँ कहती है जी जी पूछिए ना, कोई बात नहीं है ऐसी। तो अनाया की माँ कहती है कि आपने अपनी बेटी की शादी जिससे तय की है उसके बारे में पता किया है? तो आकृति की माँ कहती है हाँ बहन जी लड़का बहुत अच्छा है और हमारे जानकारी में ही है और अच्छा खासा बिजनेस भी है, काम करता है खुद का, और साथ में उसके पापा का भी गवर्नमेंट जॉब है, तो ये हमारे जान पहचान में ही है। अच्छा जान पहचान आप जानते हो? हाँ हम जानते हैं। अच्छा लेकिन फिर भी बेटी है घर की, थोड़ी बहुत जानकारी निकलवा लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि शादी एक बार हो जाती है तो फिर अगर कुछ पता चलता है तो आकृति की माँ को थोड़ा अजीब लगता है ये लोग कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर नहीं करती है और कहती है बहन जी आप चिंता मत कीजिए, हमने पहले ही पता लगा लिया है, अगर थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होंगी भी तो हम देख लेंगे। इससे आगे कुछ वो ऐसा लगता है जैसे बातें ख़त्म करके वहाँ से जाने वाली है। अनाया भी बात को समझती है और कहती है कोई बात नहीं माँ, इट्स ओके आंटी, आप बुरा मत मानिएगा, मम्मी है बस कंसर्न के लिए। हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ। ऐसे बोल के वो जो है जाने की इजाज़त मांगती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। तो आकृति की जो छोटी बहन थी रूही वो कहती है माँ आप चलो मैं थोड़ी देर में आ रही। तो आकृति की माँ कहती है क्यों बेटा? माँ मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकना है, आप चलो ना, मुझे प्रिया दी से बात करनी है। ये बोलकर वो वहाँ रुक जाती है। आकृति की माँ भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती क्योंकि घर तो दोनों आमने सामने थे, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुरंत वो आ सकती है या उनकी बेटी आ सकती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। तो वहाँ पे उसको छोड़ के चली जाती हैं घर। चाय वगैरह हो गया था सब तो चली जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद रूही जो है अनाया के पास जाती है और बैठती है, मुझे आपसे बात करनी है। तो अनाया कहती है ठीक है बोलो। नहीं हम अकेले में चले गए। वो सबकी तरफ देखते हुए कहती है। तो प्रिया भी समझती है और कहती है कोई बात नहीं जाओ। अनाया की माँ भी कहती है हाँ बेटा जाओ बात कर लो। ये जो है रूही का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे की तरफ ले जाती है। उसके बाद जो है प्रिया से उसकी अनाया की माँ पूछती है ये कौन है? तो ये बताती है कि ये आकृति की छोटी बहन है। अच्छा आकृति की छोटी बहन,
ओके, बहुत खूबसूरत है ये भी। तो कहती है प्रिया, हाँ आंटी ये भी बहुत खूबसूरत है। दोनों बहनें एक से बढ़ के एक हैं, मानना पड़ेगा। अगर अनया की लाइफ में आकृति आ जाए तो दादी माँ कहती है आ जाए, आएगी, देख लेना। मैंने पंडित जी से ऑलरेडी इसकी कुंडली दिखा रखी है अनया की, और पंडित जी ने बोल रखा है कि बहुत जल्द इसकी लाइफ में हमें बिना कुछ किए अपने आप इसकी लाइफ में कोई ना कोई आने वाला है, और जो भी होगा बहुत स्पेशल होगा। क्या मतलब? एक मिनट रुको। दादी माँ जो है दादाजी की तरफ देखती हैं। दादाजी अपना फ़ोन उनके हाथ में दे देते हैं। उनके हाथ में फ़ोन जैसे ही जाता है वो पंडित जी को फ़ोन करती है, जहाँ पे उनके गुरुजी थे उनको फ़ोन करती हैं। गुरुजी फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं राधे राधे। दादी माँ भी राधे राधे करती हैं। उसके बाद जो है दादी माँ बताती हैं गुरुजी हम बनारस आए हुए हैं। हाँ हमें पता है कि आप बनारस गई हैं और आपकी पोती भी वहीं पर है बनारस में। तो दादी माँ कहती है आपको कैसे मालूम? पर गुरुजी जो थे वो कुछ कहते नहीं है, बस स्माइल करते हैं और हंसते हुए कहते हैं हमें बहुत कुछ पता है, और आप क्या जानना चाहती हैं ये बताइए। तब जाकर जो है दादी माँ वो सारी बातें बताती हैं कि अनया के दिल में क्या है, वो किससे मतलब कि मोहब्बत करती है या क्या। तो गुरुजी कहते हैं भाग्य, ये भाग्य का खेल है, आप चाहो या ना चाहो उसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। और मैं बता दूं, आप कुछ कहें उससे पहले मैं बता दूं कि उसकी लाइफ में उसके भाग्य में जो भी इंसान जुड़ा है उसका नाम भी ए से शुरू होता है। जब ये सब सुनते हैं ना तो चौंक जाते हैं, क्योंकि मोबाइल स्पीकर पे था और सभी उनकी बातें सुन रहे थे। दादी माँ कहती हैं गुरुजी आप सच बोल रहे हो? तो वहाँ से गुरुजी बोलते हैं हाँ बच्चा मैं सच बोल रहा हूँ। तो दादी माँ फिर बताती हैं कि उस लड़की का नाम आकृति है। गुरुजी कहते हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आकृति हो या कुछ और, लेकिन एक बात कंफर्म है कि उनकी लाइफ में उनके जीवन से जो भी इंसान जुड़ेगा उनका नाम ए से ही शुरू होगा, और उनका भाग्य उनको अपनी ओर खींच रहा है। वो चाहे या ना चाहे उनका भाग्य उनको लेकर जाएगा जहाँ उसको जाना है। दादी माँ कहती है गुरुजी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका इशारा इस रिश्ते की तरफ जा रहा है। गुरुजी हंसते हुए कहते हैं बेटा हम कौन होते हैं रिश्ता जोड़ने वाले, ऊपर वाला पहले से सब तय करके बैठा है। ठीक है, ऊपर वाला जो है आपके भाग्य में उसके भाग्य में जो लिखा है वो खुद उसकी तरफ खींची जाएगी, आप चाहो या ना चाहो। आप कितना भी कोशिश कर लो किसी से रिश्ता जोड़ने की, वो तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक उसका भाग्य खुद उसे जोड़ने का मंजूरी नहीं देता। यानी कि ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा तब तक एक छोटा सा पत्थर भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दादी माँ उनकी बात को समझती हैं और कहती हैं गुरुजी मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आप एक बार दोनों की कुंडलियों को देखें, अनाया की भी आकृति की भी। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर गुरुजी राधे राधे बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं। गुरुजी की बातों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अनाया अपने भाग्य की ओर बढ़ रही है, उसका भाग्य खुद उसको अपनी ओर खींच रहा है। जब ये लोग समझते हैं गुरुजी की बातों को तो सबके चेहरे पे थोड़ी बहुत स्माइल तो आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत होता नहीं है, कन्फ्यूज़न भी था कि क्या अनाया ही वो इंसान है जो आकृति ही वो इंसान है जो अनाया से जुड़ेगी, या कोई और, क्या कोई और ऐसा है जो बनारस में अनाया से जुड़ने वाला है। क्योंकि गुरुजी ने बोला कि भाग्य उसको अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि वो पुणे से बनारस आई है, यानी कि उसका भाग्य उसको यहाँ पर लेकर आया है। लोग कन्फ्यूज़न में थे, लेकिन फिर भी अपनी कन्फ्यूज़न को वहीं पे छोड़ देते हैं और आगे के बारे में बातें करने लगते हैं। उधर रूम में रूही अनाया के पास बैठती है और कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। एक्चुअली कल दी बहुत गुस्सा कर रही थी। किस लिए और किस पर? तो रूही बताती है मुझ पर। क्यों? क्योंकि आपने वो स्केच लेकर चली गई थी, मैंने तो वहाँ सोफे पे रखा था ना, आप क्यों ले लिए? तो
अनया ने कहा तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने लिया है? एक्चुअली जब आप लेकर जा रहे थे ना, मेरी नज़र पड़ गई थी आपने हाथों में जब उठाया था तो। अच्छा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? और वही कहती है मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं, मुझे लगा कि आपकी है, आपको पसंद है, आपने ले लिया। लेकिन कल रात को दीदी ने जब गुस्सा किया ना, तो अब जाकर मुझे समझ में आया कि नहीं, देना नहीं था, वो उनकी थी। तो अब मैं क्या करूं? करनी कुछ नहीं है, आप वो स्केच मुझे दे दो, वरना दी अगर फिर पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? अनाया कहती है बोल देना वह मैं लेकर आ गई हूँ। मैंने बोला, फिर भी गुस्सा किया। कोई बात नहीं। तभी जो है रूही कहती है मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बोलो। क्या आप मेरी दी को पसंद करती हो? पागल हो, मैं एक लड़की हूँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल है। आपको पता है मेरे साथ में जो मेरे स्कूल में मेरी फ्रेंड पढ़ती है, उसकी दीदी, उसका पार्टनर जो है एक लड़की है, और वो लोग शादी भी कर चुके हैं और यहीं पर बनारस में ही रहते हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में मेरी दी के लिए कुछ तो है। हाँ, अनाया रूही को देखती है, बड़े ही गौर से देखती है, जिसके चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ नज़र आ रही थी। बच्ची थी, बचपना तो था, लेकिन कुछ नया जानने को मिलता है ना सभी को, थोड़ी बहुत अंदर से जो क्यूरियोसिटी जगती है ना, वो एक अलग ही होती है। अनाया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, तुम्हें ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे जीजा जी आने वाले हैं आज। रूही कहती है हाँ वो तो है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा, क्यों? पता नहीं क्यों, पर मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने पापा से बोला भी कि मुझे वो जीजू पसंद नहीं है, तो पापा ने बोला नहीं, लड़का अच्छा है, काम करता है, बिजनेस है, यही सब बोलकर पापा ने मुझे डांट दिया और चुप करा दिया। लेकिन शादी को लेकर जो लड़कियां मैंने देखी थी, मेरी मासी की लड़की की शादी हुई थी, वो बहुत खुश थी, लेकिन मेरी दीदी खुश नहीं है। जब भी शादी की बात होती है वो उठकर वहाँ से चली जाती है। पापा कहते हैं जैसे वो शर्मा गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है। अने ये सारी बातें सुनती है और उसके सिर सहलाते हुए कहती है ज़्यादा न मत सोचो, ठीक है? मम्मी पापा हैं, जो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, और अपने बच्चों के लिए माँ बाप से बढ़कर कौन ही जानता है कि उनके बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं, ठीक है? ठीक है। ये बोलकर रूही खड़ी होती है और कहती है ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, वरना मम्मी बाद में गुस्सा करेंगी। और अनया खड़ी होती है और कहती है ठीक है जाओ। रूही नीचे आती है और सबकी तरफ देखकर नमस्ते करके चली जाती है। अनया भी नीचे आती है, आकर वो बैठती है अपनी मम्मी के पास, और उनके सिर जो है, अपना सिर जो है उनकी गोद में रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? उसकी माँ उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती बेटा तुम्हारा जो दिल करे तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं, हमें बस तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं आगे क्या होती है। क्या ये शादी सच में होगी या फिर कुछ और होने वाला है? जानेंगे सब कुछ आने वाले पार्ट में।